आज बात करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्होंने सिर्फ इतिहास पढ़ा नहीं बल्कि उसे अपने हाथों से दोबारा लिखा। चलिए समझते हैं कि कैसे उनके एक जीवन के संघर्ष ने पूरे आधुनिक भारत की दिशा तय कर दी। इस कहानी को समझने के लिए हमें दो अलग अलग यात्राओं पर चलना होगा। देखिए, 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्लवाद की वजह से ट्रेन से उतार दिया गया और ठीक कुछ साल बाद 1901 में भारत के सतारा में एक छोटे से लड़के भीमराव अंबेडकर को जातिवाद की वजह से बैलगाड़ी पर बैठने नहीं दिया गया। घटनाएं अलग थीं, लेकिन जख्म एक ही था, भेदभाव का। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, अंबेडकर के बचपन से। यहीं से उनके पूरे जीवन के संघर्ष की नींव पड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस वक्त का समाज अछूत मानता था, और यही पहचान उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी बनी और सबसे बड़ी प्रेरणा भी। जरा सोचिए, उस अपमान की गहराई क्या होगी कि स्कूल में पानी पीने जैसी कितनी आम सी बात है ना? पर उनके लिए ये भी एक जिल्लत का अनुभव था। उन्हें पानी तभी मिल सकता था जब कोई ऊंची जाति का शख्स दूर से ऊपर से उनके हाथों में पानी डाले। तो ये जो शब्द है अछूत, इसका मतलब क्या था असल में? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ किसी के जन्म के आधार पर उससे इंसान होने का हक तक छीन लेती थी। अब इतने अंधेरे में, इतनी नाइंसाफी के बीच अंबेडकर को उम्मीद की एक ही किरण नजर आई, और वो थी पढ़ाई, यानी कि एजुकेशन। उनका पक्का यकीन था कि अगर इस गुलामी की जंजीरों को कोई चीज तोड़ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का हथियार है। और देखिए, उन्होंने सिर्फ ये सोचा नहीं बल्कि करके दिखाया। उनकी पढ़ाई का सफर किसी सपने जैसा लगता है। बड़ौदा के महाराज से मिली स्कॉलरशिप और फिर सीधा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां से डॉक्टरेट। यहीं नहीं रुके, लंदन गए। मतलब अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, उस जमाने में ये सब हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद जब वो भारत वापस आए तो असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। अब उनका सामना सीधे सीधे देश के सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम से था। वापस आकर वो सिर्फ कमरों में बैठकर लिखने वालों में से नहीं थे, वो सीधे सड़कों पर उतर आए। महाद सत्याग्रह, ये ऐलान था कि पानी किसी की जागीर नहीं, सबका हक है। फिर मनुस्मृति दहन, ये सीधा हमला था उस सोच पर जो असमानता सिखाती है। और नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये लड़ाई थी बराबरी के सम्मान की। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भारत के दो सबसे बड़े नेता गांधी और अंबेडकर आमने सामने। गांधी जी का कहना था कि छुआछूत हिंदू धर्म में एक बुराई है जिसे अंदर से ही सुधारना होगा, लोगों का दिल बदलकर। लेकिन अंबेडकर का सोचना अलग था। उनका मानना था कि सिर्फ दिल बदलने से काम नहीं चलेगा। जब तक राजनीतिक शक्ति हाथ में नहीं होगी तब तक सच्चा सुधार असंभव है। ये जो विचारों का टकराव था, ये अपने चरम पर पहुंचा 1932 में, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि अंग्रेजों ने दलितों को अलग से वोट डालने का अधिकार दे दिया, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। अब अंबेडकर के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उनके समाज का राजनीतिक भविष्य और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की जान। सोचिए कितना बड़ा दबाव होगा, और आखिरकार उन्हें एक समझौते पर दस्तखत करने पड़े। लेकिन अंबेडकर की कहानी सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही सीमित नहीं है। असल में उनका एक ऐसा भी पहलू है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। एक ऐसे नेशन बिल्डर का पहलू जिसने आधुनिक भारत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो एक सवाल मन में आता है, क्या हम डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ संविधान के निर्माता के तौर पर ही जानते हैं? क्या उनका योगदान बस वहीं तक था? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। क्या हमें पता है कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी से आया है? या फिर ये कि आज जो हम 8 घंटे की नौकरी करते हैं, ये आइडिया भी उन्हीं का था। इतना ही नहीं, दामोदर वैली और हीराकुंड जैसे बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स का खाका भी उन्होंने ही तैयार किया था। और महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल की लड़ाई तो एक अलग ही कहानी है। तो ये सिर्फ एक रेज्यूमे नहीं है, ये एक मॉडर्न नेशन बनाने का विजन है। अब चलते हैं उनके जीवन के उस आखिरी पड़ाव की तरफ जहां उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ था। अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनका वो मशहूर कथन, मैं हिंदू पैदा हुआ था क्योंकि इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही सुधार लाने की कोशिश की।
पर जब उन्हें महसूस हुआ कि जातिवाद की दीवारें शायद कभी नहीं टूटेंगी, तो उन्होंने उस घर को ही छोड़ देने का फैसला कर लिया और एक ऐसे रास्ते को चुना जहां बुनियाद बराबरी और इंसानियत की हो, और वो रास्ता था बौद्ध धर्म का। और ये सिर्फ उनका अकेले का फैसला नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की वो ऐतिहासिक तारीख, जब उनके साथ करीब करीब 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। सोचिए, 5 लाख लोग, ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक धर्मांतरणों में से एक गिना जाता है। तो आखिर में सवाल उठता है कि वो हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए, एक ऐसा नारा जो आज भी गूंजता है। उनकी पूरी जिंदगी का सार इन 3 शब्दों में है: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरा एक्शन प्लान है। मतलब, पहले पढ़ो लिखो ताकि अपने हक को समझ सको, फिर अकेले नहीं, सब मिलकर एक आवाज बनो, और आखिर में अपने हक के लिए आवाज उठाओ, संघर्ष करो। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के भारत में हमारी आज की चुनौतियों के लिए इस नारे का क्या मतलब है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये आज कितना जरूरी है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।